आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, सेना ने पुलवामा हमले का पहला बदला ले लिया। सेना के जवानों ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल राशिद गाजी का खेल खत्म कर दिया। गाजी के साथ जैश के टॉप कमांडर कामरान का भी काम तमाम कर दिया गया। पुलवामा के पिंगलीना में कल रात से एनकाउंटर चल रहा है। जैश के दोनों कमांडर एक बिल्डिंग में छिपकर सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन सेना के जवानों ने दोनों को घेराबंदी कर बिल्डिंग को बम से उड़ा दिया। तो आपको बता दें कि आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है वो गाजी अब्दुल रशीद गाजी, जिसे ढेर किया गया है, जो मास्टरमाइंड था पुलवामा आतंकी हमले का, और दूसरा उसका साथी जैश का कमांडर कामरान, उसे भी ढेर किया गया, और तीसरा आतंकवादी भी वहां पर मौजूद था। उस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है, गिरा दिया गया है, और अब इस इलाके की तलाशी की जा रही है, क्योंकि कई बार ये लोग वहां पर आईडीज भी छिपा कर रखते हैं, जिससे कि जब हमारे फोर्सेस वहां जाएं तो उसके चपेट में आ सकते हैं। तो इसमें वक्त लगेगा और हमें पुष्टि भी हो जाएगी, और जब शव मिल जाएंगे तब हमको पता लग जाएगा कि और कौन कौन उस बिल्डिंग में मौजूद था। लेकिन बड़ी बात है कि अब्दुल रशीद गाजी जो आतंकी है, इंटरनेशनल आतंकी था, पाकिस्तानी था, जिसे मार गिराया है हमारे फोर्सेस ने, और इसमें बताया जा रहा है आर्मी के 55 आरआर के जवान शामिल थे। इसके अलावा सीआरपीएफ और एसओजी जो टीम है जेएंडके पुलिस की, वो भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थी। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या आधिकारिक रूप से अब इस बात की पुष्टि हो पाई कि गाजी और कामरान मार गिराया गया? देखिए, बॉडी उनकी दोनों की दिखाई दे रही है, और ये बिल्कुल पिन पॉइंट ऑपरेशन की जानकारी थी, और इन दोनों के बारे में बताया गया था कि अब्दुल राशिद गाजी और साथ में कामरान हिलाल, एक और लोकल टेररिस्ट, और साथ में ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से पिंगलान का जो इलाका है, मेन एक्सेसिबल रोड है, उसके ठीक साथ में बिल्डिंग है, वहां पर छुपा हुआ है, और इसी के बाद ये ऑपरेशन तेज किया गया। अब से कुछ देर पहले करीबन जो सोर्सेज हैं हमारे बता रहे हैं कि 9:30 बजे के लगभग इन दोनों को फाइनल असॉल्ट के तहत मार गिराया गया है, लेकिन औपचारिक घोषणा अब से कुछ देर बाद हो जाएगी। इनकी बॉडी दोनों की दिखाई दे रही है, अब्दुल राशिद गाजी और कामरान हिलाल की। तो तीसरा आतंकी है वो कहाँ है, किधर है, इसके लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि अब्दुल राशिद गाजी खुद आईडी एक्सपर्ट है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि मरने के से पहले कहीं उसने कोई आईडी कहीं प्लेस ना कर दी हो, इसीलिए एहतियात बरतते हुए भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी कोलेटरल डैमेज कम से कम हो, इसका ध्यान रखते हुए एक एक कदम फूंक फूंक के रख रही है। जो सामने तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां पे हमारी इस समय महज 150 मीटर की दूरी पर हम यहाँ पर हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है कि धुआं उस बिल्डिंग से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर अब्दुल राशिद गाजी और साथ में कामरान हिलाल छुपे हुए थे और वहीं से फायर कर रहे थे। इसीलिए उस एरिया को सैनिटाइज करना बेहद जरूरी है। कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन की तरफ मदद से अब वो ये भी देखा जाएगा कि अगर कहीं आईडी छुपा रखी तो जल्द से जल्द वो डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन जो आउटर कॉर्डन है उधर, और उसके साथ साथ जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, वो लोग धीरे धीरे एनकाउंटर साइट की तरफ आ रहे हैं। इसको देखते हुए अब जम्मू कश्मीर पुलिस को भी आउटर कॉर्डन सख्त करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। खासतौर पे जहां पे ये एनकाउंटर साइट है, जहां पर राशिद गाजी कल देर रात करीबन 12:50 से लेकर अभी तक फायरिंग कर रहा था, इस तरीके का वेपन इस्तेमाल किया गया, ये बात तय हो गई थी कि ये पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, और इंटेल इस तरीके से जनरेट हुआ। अमित, जब ये पता लगा कि व्हीकल आईडी जो कि आदिल अहमद ने इस्तेमाल की थी लेथपुरा अटैक में, लाइन अटैक में, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसका तार यहां से जुड़ी हुई है, और उसके बाद ये पूरा इंटेलिजेंस डेवलप किया गया और फिर जाके ये पिन पॉइंट ऑपरेशन हुआ। में मनीष, आप जहां पर मौजूद है, जरा बताइए कि किस इलाका कैसा है, किस तरह के घर में ये छिपा हुआ था, और इसको सपोर्ट कहां से मिल रहा था? वो ग्राउंड, उनके जो सोर्सेज होते हैं, ओवरग्राउंड सोर्सेज, उसके बारे में जरा बताइए। अमित, दो सबसे बड़ी बात है। पहली बात कि 8 दिसंबर 2018 को भारतीय सुरक्षा एजेंसी के पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि ये नॉर्थ कश्मीर के इलाके से घुसपैठ कर अब्दुल राशिद गाजी, जो कि तालिबान वेटरन है, यानी वहां पे तालिब चुका है, वो अपने 2 और साथियों के साथ, कामरान हिलाल और इसमें एक और है, वो घुसपैठ कर साउथ कश्मीर के पुलवामा में पहुंच चुका है, और यहीं पर ये बेस बना चुका है, और इस बेस के तहत लगातार छानबीन की जा रही थी। जिस जगह पे आज पिंगलान का इलाका है, पुलवामा का मेन एक्सेसिबल रोड है, उसी जगह पर इसकी जानकारी मिली थी, और फिर उसके बाद ये पिन पॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ये बताना जरूरी है कि मेन हाईवे जो पिंगलान की तरफ जाता है, उससे महज 20 मीटर की दूरी पर ये घर है, जहां पे छुपा हुआ था ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से। और ये भी देखा गया कि इस बिल्डिंग के अंदर ढोक बना हुआ है, यानी ढोक इसलिए कि अगर सिक्योरिटी एजेंसी जांच पड़ताल के लिए आए, छानबीन के लिए आए, तो ये ढोक में छुप जाए, आड़ ले ले, ताकि पता न लग सके सिक्योरिटी सर्च में कि यहाँ पर कोई आतंकी छुपा हुआ है। और ये बताना जरूरी है अमित कि यहाँ से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 44 है, और लेथपुरा का वो इलाका है जहाँ पर
40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई थी और आदिल अहमद ने फिदायीन अटैक किया था। इसीलिए स्ट्रेटेजी तौर पर सबसे ज्यादा प्रेशर सिक्योरिटी एजेंसी का इसी जगह पर था जहां पर राष्ट्रीय राइफल, भारतीय सेना की साथ में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम लगातार। मनीष, एक तरफ तो ये ऑपरेशन चल रहा था जिसमें कि गाजी और कामरान के बारे जाने की खबर है, हालांकि अभी तक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं हम सब, लेकिन ये बताइए क्या अभी भी और जगह सेना का सर्च ऑपरेशन, इस तरह के ऑपरेशंस अभी भी आसपास के गांव में पुलवामा के चल रहे हैं? देखिए, जानकारी के मुताबिक 14 तारीख से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि 14 फरवरी का वो दिन था जब 40 जवान की शहादत हुई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक कुल मिला के 112 ऐसी लोकेशन है जहां पर अग्रेसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। आज के समय जब इस समय ये एनकाउंटर साइट को क्लियर किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसमें गाजी मारा गया है, तो उसके साथ साथ जो सी ग्रेड टेररिस्ट है, यानी जो ए लेवल की जो टेररिस्ट की पंक्ति थी करीबन 250 के लगभग, उनको भारतीय सेना और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया था। तो बी ग्रेड के ऊपर शिकंजा सबसे ज्यादा कसा हुआ था, लेकिन अब जाकर सी ग्रेड टेररिस्ट का इस्तेमाल गाजी कर रहा था जो फिदायीन दस्ते के लिए। तो इनकी धरपकड़ के लिए इस समय 18 अलग अलग लोकेशंस पर ये बिल्कुल, यानी कि ये लगातार अब चलता रहेगा इस तरह के ऑपरेशंस, और उसी का नतीजा है कि एक बड़ी कामयाबी मिली है। पहला बदला लिया गया है पुलवामा आतंकी हमले का, जिसमें उसके मास्टरमाइंड को मार गिराया गया है। बात करते हैं हम, हमारे साथ जनरल सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। जनरल सिन्हा हमारे साथ नहीं है। जनरल कादियान, एक बात बताइए कि गाजी का मतलब यह होता है कि जो किसी भी लड़ाई में जाए और वापस जिंदा बचकर आ जाए, लेकिन ये इस बार ये गाजी है वो मर चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। जैश ए मोहम्मद के लिए कितना बड़ा यह झटका रहेगा? कश्मीर में उसकी जो गतिविधियां हैं उस पर कितनी अब रोक लग जाएगी? देखिए, गाजी एक स्पेशलिस्ट था टेररिज्म में, जिसको इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाने की पूरी महारत थी, जिसको ये तजुर्बा एक अफगानिस्तान में मिला था, और इसी वजह से उसको मसूद अजहर ने खुद, उसका ट्रस्टेड आदमी था, उसको यहाँ भेजा था। उनकी तो उम्मीद यही थी कि आप ट्रेनिंग देके वापस आ जाए, लेकिन ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बधाई ऐसे ऑपरेशन में इंटेलिजेंस को जानी चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस की सारी लड़ाई है, मुकाबला नहीं है आपस में टेररिस्ट का और सिक्योरिटी फोर्सेस का, लेकिन इतनी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इतने कम समय में, 14 तारीख को आपका वो हादसा हुआ है और 18 से पहले आपको इंटेलिजेंस मिल गई 17 तारीख की रात को, ये बड़ी कामयाबी है। जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि टेररिस्ट को भी यकीन होना चाहिए कि आप अगर गए तो वापस नहीं आ पाएंगे, कितने स्पेशलिस्ट आप भेजते रहेंगे। ये बड़ी अच्छी कामयाबी, बहुत बड़ा धक्का है। जहां तक जैसे मोहम्मद का कुछ एक्शन, जो कल एक चैनल ने आके मुझे बताया था कि मसूद अजहर को मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में भर्ती कर लिया गया है। अगर ये समाचार सच है, चैनल ने तो बोला, ये उनके पास सोर्स से आया है, तो इससे दो बातें जाहिर होती हैं। पहली बात, ये एक और पुख्ता सबूत है कि मसूद अजहर आर्मी से मिला हुआ है, वरना आप एक सिविलियन को मिलिट्री हॉस्पिटल में क्यों भर्ती करता? अगर वो बीमार भी होता नहीं, इसमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है कि उसको आर्मी सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तानी आर्मियों से पाल रही है। नहीं, आर्मी उसके साथ मिली हुई है, वो तो आर्मी का अंग है। और दूसरा, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान चिंतित है, उनको पता है भारत कुछ करेगा। उनके फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं कि हम पुलवामा में आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। अब उन्हें डर है कि अजहर मसूद तक पहुंच सकती है इंडियन आर्मी। किसी को शक नहीं है पाकिस्तान का। जी, इंडियन आर्मी अभी देखिए, जो ऑपरेशन जिसको मारा है गाजी को, इससे एक और बड़ी जो कामयाबी है वो ये कि देश में जितना आक्रोश था, जितना मनोबल में थोड़ा सा असर पड़ा था, वो लोग शांत हो जाएंगे और सरकार बगैर किसी दबाव को अपना मिलिट्री एक्शन जो भी करना वो करेगी। लेकिन बड़े एक्शन का इंतजार, बिल्कुल कादियान साहब, बड़े एक्शन का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि इससे संतुष्ट होने वाले नहीं है लोग, जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत हो रही है। कर्नल टिक्कू, मसूद अजहर को अस्पताल में भर्ती करना, सेना के अस्पताल में भर्ती करना, सेना का, पाकिस्तानी सेना का, यह साफ है कि उनके मन में भी डर है। भारत में जिस तरह का गुस्सा है, जिस तरह की बात खुद प्रधानमंत्री ने कही है अपने लोगों से कि जो आग आपके दिल में जल रही वो आग मेरे दिल में जल रही है, और हमने अपनी सेना को फ्री हैंड दे दिया है अपनी तरह से कार्रवाई करने के लिए। तो ये डर ही है जिसकी वजह से उसको आर्मी के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया ताकि उसको सुरक्षा दी जा सके।
देखिए, इसमें आपका अनुमान बहुत ही ठीक है, बहुत करेक्ट है, क्योंकि एक्चुअली ये कार्रवाई जो है आईडी कश्मीर के अंदर ब्लास्ट करने की, ये कई दिन पहले शुरू हुई थी पाकिस्तान। सर, आपको एक मिनट रोकेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री को आर्मी चीफ पुलवामा एनकाउंटर की पूरी जानकारी देंगे। कैसे एनकाउंटर हुआ, कैसे जैश के 2 कमांडरों का खात्मा किया गया, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी रक्षा मंत्री को। आर्मी चीफ खुद ब्रीफ करेंगे रक्षा मंत्री को पुलवामा एनकाउंटर के बारे में। कश्मीर के हालात के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कश्मीर के ताजा हालात इस वक्त क्या हैं और किस तरह से पुलवामा एनकाउंटर किया गया, जिसमें जैश के 2 आतंकी गाजी और कामरान मार गिराए गए हैं। इस बारे में पूरी जानकारी खुद आर्मी चीफ देंगे, आर्मी चीफ रक्षा मंत्री को देंगे। हालांकि अभी इन आतंकवादियों के बारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, ऑफिशियल कन्फर्मेशन का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे संवाददाता खबर दे रहे हैं उसके अनुसार वो बिल्डिंग जिसमें ये आतंकवादी थे, उस बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। कर्नल टिक्को अपनी बात पूरी करें। मैं ये बता रहा था कि जो हमारे पुलवामा में हमारे जवानों के ऊपर आईडी का अटैक हुआ, ये पाकिस्तान आर्मी ने बहुत प्लान करके किया है, क्योंकि अब जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें अगर आप उनकी कड़ियाँ जोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। देखिए, विंटर पोस्चर जो अडॉप्ट करती है पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो कि ख़त्म होना चाहिए था अभी तक और ट्रुप्स वापस जाने चाहिए था, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ के वहाँ बैठे हुए हैं। आर्मी चीफ ने 2 बार उन इलाकों का दौरा किया है, पाकिस्तान के जवानों से बातचीत करी है, क्योंकि वो उनको मालूम था कि जब ये अटैक होगा इंडिया रिटेलिएटरी एक्शन करेगा, तो इसलिए जवानों का मोराल पहले से ही ऊंचा करके रखना है। तीसरी बात ये है, असर मसूद ने कार्रवाई करी है, क्योंकि जैश का ये बड़ा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आईडी से अटैक करना, और उनको इलाज से ज़्यादा उनको सुरक्षा देने की बात थी, और इसीलिए उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह सिर्फ वही है। कर्नल टिक्को, आपने बहुत जो बात की, और आज कादियान साहब ने भी ये बात कही कि किस तरह से जो अजहर मसूद है, जो चीफ है, जो मास्टरमाइंड हम कह सकते हैं पुलवामा का, तो असली मास्टरमाइंड अजहर मसूद ही है, जो जैश का कमांडर है। अब जैश का जो चीफ है अजहर मसूद, उसके बारे में एक अच्छी कहानी यह है कि वो कितना डरपोक है। ये सोचिए, जब उसे 1994 में भारतीय फोर्सेस ने पकड़ा था, उसको 1 थप्पड़ पड़ी थी, सिर्फ 1 थप्पड़ में उसने सारी बातें उगल दी थी। उसका जो साथी था, जो अफगानी था, आतंकी था, वो उससे लगातार, सज्जाद अफगानी, लगातार उससे नाराज रहा कि ये कैसा आदमी है कि जिसने मेरे बारे में 1 थप्पड़ खा के बोल दिया। तो आप सोचिए कि उसकी हालत कैसी होगी जब उसे पता है कि भारत अटैक कर सकता है, कभी भी उसे खत्म कर सकता है, खासकर पुलवामा आतंकी हमले के बाद कि वो जाकर अस्पताल में भर्ती हो गया डर के मारे। राज कादियान साहब, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये वही कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी कामयाबी है। पाकिस्तान की जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मोहम्मद और बाकियों को भी एक अच्छा सबक मिलेगा कि अगर आप ऐसी कार्रवाई करने के लिए किसी स्पेशलिस्ट को भेजोगे तो बच के वापस नहीं आएगा। हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर साधन है, और नहीं, डर की बात हम कर रहे हैं, जो डर उनके अंदर है कर्नल टिक्को, जो डर उनके अंदर है ना, डर आ गया है अब। देखिए, ये ऐसे लोग जो है जो दूसरों को मराते हैं, दूसरों के हाथ में हथियार देते हैं, वो सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं, सबसे ज्यादा बुज़दिल होते हैं, क्योंकि वो कभी जाकर गोली का सामना तो करते ही नहीं है। वो किसी और का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको बोलते हैं आप हथियार उठाओ, और खुद अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर मजे लेते हैं। लेकिन ये बात तो उन लोगों को समझ में आनी चाहिए, खासकर मैं कश्मीर के अवाम की बात कर रहा हूँ, उनके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि वो किनके हाथों में कठपुतली बन के रह गए हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। अगर वो 1 थप्पड़ से डर जाता है, तो अगर वो बंदूक देखेगा तो उसकी क्या हालत होगी। मैं एक और विषय, अगर आपके पास टाइम है, मैं एक और विषय पर बात करना चाहता था। देखिए, ये एक संयोजित तौर से ये कार्रवाई जो है आईडी अटैक किया गया था। अगर आप देखेंगे, इस आईडी अटैक से 15 घंटे पहले ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर भी जैश अदल एक तंजीम है, जो यहाँ पर तो नाम रखा है जैश मोहम्मद, वहाँ पर नाम रखा जैश अदल। जैश अदल ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक काफिले के ऊपर हमला किया और एक बस में 27 बॉर्डर गार्ड्स को उन्होंने मारा। बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल किया गया। इंडिया में ये करना है, ईरान के बरखिलाफ ये करना है, ये एक मैसेज देना चाहते थे, और मैसेज ये था
कि ट्रंप ने बोला है कि हम अफगानिस्तान से अभी हट रहे हैं। इसकी कार्रवाई आईएसआई ने दुनिया भर को बतानी, इसका असर क्या होगा, आईएसआई ने दुनिया भर को बताना था कि भैया अभी तो उन्होंने अनाउंस ही किया और हम इतना कर सकते हैं, जब वो निकलेंगे यहां से तो हमारा जो परचम है, हमारा झंडा जो है अब इस पूरे इलाके में फैलेगा और इसकी आपको हम ये चेतावनी देते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, आइसोलेशन में नहीं देख सकते इसको। ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, आईएसआई की तरफ से किए गए हैं और अजहर मसूद और वैसे लोग जो हैं ये कठपुतली हैं, उनका इस्तेमाल किया गया और ये एक सिग्नल देने के लिए है कि अफगानिस्तान में इसके बाद क्या हाल होगा। क्योंकि आपने देखा होगा तालिबान डायरेक्टली पाकिस्तान और अमेरिका से बात कर रहे हैं और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। तो ये एक इंटरनेशनल सिचुएशन जो डेवलप हो रही है, उसका उन्होंने एक हमें ट्रेलर दिखाया कि अब क्या आगे होने वाला है। जनरल कादियान साहब, एक बात बताइए कि एक जो हमला हुआ 14 तारीख को हमला होता है कि एक गाड़ी काफिले में घुस जाती है, उसके पीछे ये वजह सामने आती है कि भाई जो आम पब्लिक है उनको भी अंदर जाने दिया जाए, ट्रैफिक उनकी ना रोकी जाए, क्योंकि उससे आम लोगों को दिक्कत होती है, उसका खामियाजा हमारे फोर्सेस भुगतते हैं। आज जब ये एनकाउंटर हो रहा था उस दौरान भी कोलैटरल डैमेज ना हो, आसपास के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उसके चलते हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, हमारे ऑफिसर शहीद हो जाते हैं। आखिर कब तक ये जो सिस्टम है ये बदला क्यों नहीं जाएगा? हमारा सिस्टम ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि हमारे जवानों को नुकसान ना हो, उन्हें ना मरना ना पड़े, उन्हें शहीद ना होना पड़े? देखिए, ऐसे माहौल में जो सुरक्षा कर्मियों की रिक्वायरमेंट है और जो पब्लिक की सुविधा है, दोनों में बैलेंस करना पड़ता है। ये हमारे लोग हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जितने मरे उनको मरने दो। पाकिस्तान शायद ऐसे करता है, जो बलूचिस्तान में नवाब ये बैलेंस तो इंडियन आर्मी कहना चाहता था, उन लोगों की मौत मिसाइल फायर कर दिया था। हमारा देश प्रजातंत्र है, हम ऐसा नहीं कर सकते, बंदिश है, इसीलिए ऑपरेशन को मुश्किल मानते हैं। सिविलियन कॉन्वॉय आप बंद कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट रोड के साथ है उनको बंद करवा सकते हैं, जो कॉन्वॉय आता है, लेकिन फिर पब्लिक को सुविधा होती है तो उसका भी ध्यान सरकार। हालांकि अब ये कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि जब ऐसे कॉन्वॉय गुजरेंगे राज कादियान साहब, तो वहां पर जो पब्लिक है उसका मूवमेंट बंद किया जाएगा। कर्नल टिक्कू, आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, पूरे विश्व में जहां पर भी इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहे हैं, प्रॉक्सी वार चल रहा होता है, आप जब आपकी कॉन्वॉय जिसमें 2500 सुरक्षा कर्मी आगे एक नेशनल हाईवे में चल रहे हैं, आप उस टाइम पर सिविलियन ट्रैफिक आपको रोकना पड़ेगा जब तक कॉन्वॉय उस पॉइंट से चली नहीं जाती। आप सिविलियन कॉन्वॉय को वहां, सिविलियन गाड़ियों को वहां से नहीं चलने देना। यह एक ड्रिल है, यह 2003 तक यही ड्रिल चल रही थी, 2005, 2003, 2005 तक यह ड्रिल चल रही थी। उसके बाद जब सरकार बनी वहां पर वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन शुरू होने लगी और विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स का गेम शुरू हो गया और फिर यह बताया गया कि नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे सिविलियनों को तकलीफ होती है, आप सिविलियन मूवमेंट भी चलने दीजिए। और आज ये हुआ। अगर हमने वो बात उस टाइम नहीं मानी होती, प्रॉब्लम यह है कि हम पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के ऊपर हावी देने देते हैं और इस वजह से हमारा नुकसान होता है। क्योंकि जब जवान मर गया तो कोई बात नहीं करता, अगर एक सिविलियन मर गया तो हल्ला मच जाता है, खासकर कश्मीर के पॉलिटिशियन करते हो। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहां पर इस बात को मानती है, अगर वो ड्रिल आज तक चली होती तो इतने जवान नहीं शहीद होते। और लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, इसमें वो लोग शामिल होते हैं कश्मीर के जो हाइडआउट्स देते हैं आतंकवादियों को, जो उनकी मदद करते हैं, उनको इनपुट देते हैं, लेकिन अगर उन पे जो पत्थर भी चलाते हैं, पत्थर भी फेंकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, लेकिन अगर उन पर कोई बात आ जाए तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन जवानों के लिए बोलने के लिए नहीं खड़े होते ये लोग। ह्यूमन राइट्स वाले भी तब सोते रहते हैं। वो दुर्भाग्य की बात है, ये पत्थरबाज जो आदमी पत्थर लेके सिक्योरिटी फोर्सेस पर फेंकता है वो भी हमलावर है, उसमें और टेररिस्ट में कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी प्रजातंत्र में हर सरकार को पब्लिक की भावनाओं को, पब्लिक की राय को ध्यान में रखना पड़ता है, ये तो मजबूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रॉक्सी वार से लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। एक जो खुलेआम लड़ाई होती है सिपाही के लिए बड़ी अच्छी होती है, पूरी छूट होती है उसको, किसको मारना है, किसको बर्बाद करना है, लेकिन
क्योंकि जब आप अपने लोगों के इलाके में काम करते हो तो ये बंदिश होती है। जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ये तो एक वास्तविकता है जिससे हमें उसके साथ रहना पड़ेगा। आगे भी ऐसा होगा, कुछ दिन सख्ती होती है, फिर लोगों की राय आती है कि हमको इनकन्वीनियंस, हमारी दुकान नहीं खुल पा रही है, हमारी गाड़ियां नहीं चल पा रही है, तो सरकार उनकी बात सुन के कहीं ना कहीं ढील दे देती है, होता रहता है। अगर सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इसका निर्णय होता तो मैं समझता हूं पूरी रोड खाली होनी चाहिए, सारी साइड रोड बंद होनी चाहिए, ड्रोन सर्वेलेंस होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस होनी चाहिए, सब कुछ हो सकता है। आप कितने रिसोर्सेज लगाना चाहते हो, कितनी मैं एक बात आपकी बात हम लेते हैं, लेकिन इस बीच आपको राज कादियान साहब आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि पुलवामा में जब सेना के जवान अब्दुल राशिद गाजी के साथ दो हाथ कर रहे थे, तब हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद वहीं मौजूद थे। गोलियों बम बारूद के बीच हमारे रिपोर्टर ने हमें पल पल की रिपोर्ट भेजी है ग्राउंड जीरो से। आपको उन्हीं की एक रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। 18 फरवरी की 12:50 से शुरू हुआ एनकाउंटर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। दो बड़ी खबरें। सबसे बड़ी बात, अब्दुल राशिद गाजी को मार गिराया गया। पाकिस्तान से आया अब्दुल राशिद गाजी, जो कि 8 दिसंबर 2018 को इसने घुसपैठ की और साउथ कश्मीर के पिंगलांग के साथ साथ अलग अलग इलाके को अपना हब बनाया और यहीं पर रहकर करीबन 60 से 70 लड़कों को ये रिक्रूट करने की प्लानिंग कर रहा था। एक तरफ जहां ये आईडी की ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उनको वो प्रीच भी कर रहा था ताकि वो पूरी तरीके से उनको भटका सके। गाजी के साथ उसका एक और पाकिस्तानी जैश-ए मोहम्मद का आतंकी कामरान हिलाल के भी मारे जाने की खबर सामने आई है। और ठीक सामने पिंगलांग का वो इलाका है जहां पर देर रात 12:50 से लेकर अभी तक लगातार कैसो चल रहा है, एक एक करके लोगों को यहां से हटाकर कि कम से कम कोलेटरल डैमेज हो। अब उस एरिया को उड़ा दिया गया है जहां पर ये छुप कर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। सुबह करीबन 4:30 पर भारतीय सेना के एक मेजर समेत 3 जवानों को गोली लगी और उनको शहादत प्राप्त हुई और एक बुरी तरीके से जख्मी है, जो कि 92 मिलिट्री बेस हॉस्पिटल में जिसका इलाज चल रहा है। अब ये अपने आखिरी पड़ाव पर है क्योंकि चारों तरफ से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ ने घेराबंदी कर इस एरिया को सैनिटाइज करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। कैमरा पर्सन राहुल ध्यानी के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी।